15 मार्च 2013 को ताइवान के डटोंग पुलिस स्टेशन को एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि चेन वांटिंग की बॉडी चाई शहर में श्वंगशुई मंदिर के पास मौजूद एक मेंस रेस्टरूम में मौजूद है। चेन वांटिंग दिसंबर 2012 से ही लापता थी। डाटोंग पुलिस स्टेशन ने चाई पुलिस से संपर्क करके एक टीम को वहां भेजा। पुलिस को मेंस रेस्टरूम के पानी टंकी में काली प्लास्टिक में बंद एक महिला का सिर मिल भी गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हत्या करने वाले शख्स ने इस महिला के सिर का अचार बना डाला था। तो दोस्तों, कौन थी चेन वांटिंग, क्या है उसके गायब होने की कहानी और कौन था उसका हत्यारा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं ताइवान की रोंगटे खड़े कर देने वाली पिकल्ड हेड मर्डर केस की पूरी कहानी। चेन वांटिंग ताइवान के सांचोंग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। 2012 में उसकी उम्र 35 साल थी और वह 28 साल के अपने भाई चेन चियाफू के साथ रह रही थी। चेन वांटिंग कुल 5 भाई बहन थीं, जिसमें चेन चियाफू दूसरे नंबर का भाई था। बाकी 3 भाई बहन अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रह रहे थे। 18 साल की उम्र में ही उसे प्यार हो गया। घर वाले के खिलाफ जाकर उसने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद वह एक बेटे की मां भी बन गई। शादी के बाद का 2-3 साल बाद पति ने उसे धोखा देकर दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार शादी के सिर्फ 4 साल बाद इन दोनों का तलाक हो गया। चेन वांटिंग अपने बेटे का कस्टडी केस भी हार गई और उसे अपना सब कुछ हारकर अपने माता पिता के घर लौटना पड़ा। परिवार से बगावत करके शादी और फिर शादी के सिर्फ 4 साल बाद तलाक, इन सब से चेन वांटिंग के पिता को गहरा सदमा लगा। इस सदमे से वह उबर नहीं सके और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। सारे घर वालों ने इस मौत का जिम्मेदार चेन वांटिंग को माना, यहां तक कि उसकी मां ने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। चेन वांटिंग को छोड़कर सभी भाई बहन दूसरे शहर में रहने चले गए। ऐसी हालत में जब चेन वांटिंग को हर कोई ठुकरा चुका था, तब उसका दूसरा भाई चेन चियाफू उसके लिए फरिश्ता बनकर आया और उसे अपने साथ रखने का राजी हो गया। पहले अपने पति और फिर अपने परिवार के द्वारा ठुकराए जाने के बाद चेन वांटिंग डिप्रेशन में चली गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। वो तो अच्छा था कि उसका भाई वक्त पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई। चेन वांटिंग को कई दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़े। वो ठीक तो हो गई, लेकिन अपनी जान लेने की इस कोशिश में उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था। इस घटना के बाद उसकी मानसिक स्थिति कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकी। धीरे धीरे चेन वांटिंग की मानसिक स्थिति इतनी बदतर हो गई कि मेडिकली उसे डिसेबल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी मां ने उसके लिए डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उसे हर महीने 3000 युएन मिलने लगे। इसके अलावा उसकी मां भी उसे हर हफ्ते लगभग 1400 युएन देती थी। लेकिन चेन वांटिंग को सिगरेट और ड्रग्स की लत लग चुकी थी। इस वजह से उसके लिए यह पैसे भी कम पड़ रहे थे। जब उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई, तब उसका एडिक्शन और ज्यादा बढ़ गया और उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। पैसे की जरूरत को पूरी करने के लिए वह गलत रास्ते पर चली गई और जिस्म फरोशी का धंधा करने लगी। चेन वांटिंग की मां च्यू यूमेई हर हफ्ते अपनी बेटी और बेटे से मिलने इनके पास आया करती थी और चेन वांटिंग को कुछ पैसे भी देकर जाती थी। 9 दिसंबर 2012 को च्यू यूमेई अपनी बेटी से मिलने आई और उसे पैसे देकर चली गई। लेकिन 3 दिन बाद ही 12 दिसंबर 2012 को चेन चियाफू ने अपनी मां को कॉल करके बताया कि चेन वांटिंग घर से गायब हो चुकी है। च्यू यूमेई अगले दिन ही चेन चियाफू के घर आई और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। वो हर दिन पूरे शहर में अपनी बेटी की तलाश करती, लेकिन उसे कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर 17 दिसंबर को चेन चियाफू ने अपनी मां से गुजारिश की कि अब उन्हें चेन वांटिंग के गायब होने की सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए, जिसके बाद इन दोनों ने डाटोंग पुलिस स्टेशन में चेन वांटिंग के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चेन वांटिंग को तलाशने के लिए पुलिस ने कुछ दिनों तक तो अपनी ओर से थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तब उन्होंने भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चेन वांटिंग के बाकी भाई बहनों को तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। एक मां थी, वो भी यह सोचकर हार मान गई कि बेटी पागल थी, कहीं भाग गई होगी। लेकिन चेन चियाफू, जिसके साथ चेन वांटिंग रह रही थी, वो अब भी अपनी बहन के लिए परेशान था। अब यह परेशानी किस वजह से थी, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लगभग 3 महीने तक पुलिस को चेन वांटिंग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन फिर अचानक 15 मार्च 2013 को दाटोंग पुलिस स्टेशन को एक अनोनिमस लेटर मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि चेन वांटिंग की बॉडी चियाई शहर के श्वंगशुई मंदिर से 200 मीटर दूर स्थित मेंस रेस्टरूम में मौजूद है। कृपया पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दें।
मेरे पास उसके अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं। लेटर में जिस जगह पर बॉडी मिलने की बात कही गई थी वह जगह डटोंग से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। डटोंग पुलिस ने उस जगह की तलाश के लिए चियाई काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उनकी ओर से 4 पुलिस वालों की एक टीम मेंस रेस्टरूम की जांच के लिए भेजी गई, जहां उन्हें एक टॉयलेट के वाटर टैंक में एक प्लास्टिक बैग नजर आया। पुलिस वालों ने पूरी सावधानी से प्लास्टिक बैग खोलना शुरू किया। इंटरेस्टिंगली बैग कई लेयर्स में बंधे हुए थे। पहला कुछ लेयर्स प्लास्टिक से बंधा हुआ था तो उसके बाद का लेयर्स महिला के कपड़े से बंधा हुआ था, जिसमें 2 विमेन्स अंडरवेयर भी थे। जब पुलिस वालों ने उस बैग से लास्ट लेयर हटाया तब बैग के अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गए। पूरा बैग ढेर सारे नमक से भरा हुआ था और जब नमक हटाया गया तब फाइनली उस बैग में एक महिला का चेहरा नजर आया। यह सिर्फ सिर था जिसे बड़ी ही सफाई से धड़ से काटकर अलग किया गया था। इस सिर के साथ एक नोट भी था जिस पर चेन वांटिंग का नाम लिखा हुआ था। इससे यह तो कंफर्म हो गया था कि यह 3 महीना पहले गायब हुई चेन वांटिंग ही थी, लेकिन नमक में रखे होने की वजह से यह चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि पहचान के लायक नहीं था। बस इतनी पहचान बची हुई थी कि सामने का एक दांत टूटा हुआ था और बाल छोटे थे। सर मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में बॉडी ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सिर की पहचान के लिए पुलिस ने चेन वांटिंग के भाई चेन चियाफू और उसकी मां च्यूयुमई को बुलाया। च्यूयुमई ने पुलिस को बताया कि चेन वांटिंग का भी सामने का एक दांत टूटा हुआ था और बैग में जो कपड़े मिले थे वह भी चेन वांटिंग के ही थे। इस बीच कटे हुए सिर का फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गया, जिससे पता चला कि सिर को बड़ी ही सफाई के साथ काटकर धड़ से अलग किया गया है। ऐसी सफाई के साथ बस डॉक्टर, कसाई या शेफ ही काट सकता है। सिर में कहीं पर भी एक बूंद खून का भी निशान नहीं था। रिपोर्ट में यह पता चला कि पहले चेन वांटिंग को गला घोंटकर मारा गया होगा और फिर मौत के लगभग आधे घंटे बाद सिर को काटकर अलग किया गया होगा। एंड एट द एंड बैग में नमक भरकर सिर को उसमें डाल दिया गया। सिर वाकई चेन वांटिंग का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया गया, जिससे साबित हो गया कि यह 3 महीने पहले गायब हुई चेन वांटिंग ही है। चेन वांटिंग की हत्या हो चुकी है, यह बात तो कंफर्म था, लेकिन हत्यारा कौन था? पुलिस के सामने इसका पता लगाना बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। चेन वांटिंग अपने भाई चेन चियाफू के साथ ही रह रही थी, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से पूछताछ शुरू की। चेन चियाफू ने पुलिस को बताया कि 9 दिसंबर की सुबह जब मैं सो रहा था तब मेरे घर के टेलीफोन पर एक कॉल आया। चेन वांटिंग ने कॉल रिसीव की और फिर बात करके घर से चली गई। मुझे लगा कि यह कॉल उसके किसी रेगुलर कस्टमर का होगा। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि चेन वांटिंग जिस्म फरोशी के धंधे में उतर चुकी थी। चेन चियाफू ने आगे बताया कि 1 घंटे बाद चेन वांटिंग वापस आ गई। उसके इस गलत धंधे की वजह से मैंने उसे डांटा। उसी दिन 2 बजे के आसपास मेरी माँ हम दोनों से मिलने आई और 3 बजे माँ वापस चली गई। माँ के जाने के बाद मैं अपने काम पर चला गया। 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को दिन में मैंने अपनी बहन को घर पर ही देखा, लेकिन 11 दिसंबर की रात को वह घर नहीं लौटी। 12 दिसंबर को सारा दिन मैंने उसका इंतजार किया। जब वह घर नहीं लौटी तब अंत में मैंने माँ को उसके लापता होने के बारे में जानकारी दी। पुलिस को सिर का जो फोरेंसिक रिपोर्ट मिला था उसमें इस बात का जिक्र था कि बैग में जो अंडरवेयर थे उस पर 2 से ज्यादा पुरुषों का सेमेन सैंपल मौजूद था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी क्लाइंट ने ही उसकी हत्या कर दी हो। चेन चियाफू ने भी पुलिस को बताया था कि 9 दिसंबर की सुबह किसी से कॉल पर बात करने के बाद चेन वांटिंग बाहर गई थी। चेन वांटिंग पर्सनल मोबाइल यूज नहीं करती थी। पुलिस ने उसके घर के टेलीफोन का कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। 9 दिसंबर की सुबह उसके घर पर शू नाम के शख्स का कॉल आया था। पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि हाँ, मैंने चेन वांटिंग को कॉल किया था, जिसके बाद मैं उसे एक होटल में लेकर गया था। होटल में काम खत्म करने के बाद वह अपने घर चली गई। इसके बाद से मेरा दोबारा कभी उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। यू से पूछताछ के बाद पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे उस पर हत्या का शक किया जाए। जब से पुलिस ने चेन वांटिंग हत्याकांड की जांच शुरू की थी तभी से पुलिस को उसके भाई चेन चियाफू की एक्टिविटी संदिग्ध लग रही थी। चेन चियाफू के ऊपर पुलिस का शक और ज्यादा गहरा तब हो गया जब पुलिस ने हैंडराइटिंग की जांच की। 15 मार्च को पुलिस को जो लेटर मिला था सिर के साथ एक पेपर पर जिस हैंडराइटिंग से चेन वांटिंग का नाम लिखा हुआ था वह दोनों ही हैंडराइटिंग सिमिलर था और यह चेन चियाफू के हैंडराइटिंग से मैच कर रहा था। चेन चियाफू को सस्पेक्ट मानने के लिए यह सबूत काफी था। 17 मार्च को पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछना शुरू की।
चेन चियाफू ने पुलिस को बताया था कि 9 और 10 दिसंबर को भी वह अपने काम पर गया था, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर से पूछताछ करने पर पता चला कि इन 2 दिनों में वह काम पर आया ही नहीं था। पुलिस को एक और जरूरी बात का पता चला। चेन चियाफू ने पिछले 2 साल के अंदर में अपनी बहन का चौर हाई वैल्यू एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया था, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 1.7 करोड़ रुपए के आसपास थी। शेफ के तौर पर काम शुरू करने से पहले वह इंश्योरेंस सेल्स में भी काम कर चुका था, इसलिए उसे इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने चेन चियाफू से पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने इस हत्याकांड में शामिल होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके घर की भी तलाशी ली, लेकिन कहीं पर भी खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। पुलिस को उसके घर से एक चाकू जरूर मिला, लेकिन उस चाकू पर भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। पुलिस ने अगले दिन फिर से उसके घर की तलाशी ली। इस दिन पुलिस को एक ग्रे हेलमेट मिला, जो आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस बनने वाला था। पुलिस को अपनी जांच में एक और बात का पता चला कि बहन के गायब होने के बाद 30 दिसंबर को चेन चियाफू की पत्नी उसके साथ रहने आ गई थी। इन दोनों की शादी मई 2012 में हुई थी। शादी की एवज में उसे अपनी पत्नी को लगभग 2 करोड़ रुपए देने थे। इतने पैसे उसके पास थे नहीं तो उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए बैंक से लोन के रूप में लिया था। दिसंबर से मार्च के बीच उसकी पत्नी उसके साथ रही और फिर जरूरी काम से 13 मार्च को वह अपने घर लौट गई। चेन चियाफू जांच में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। पूछताछ में कुछ पड़ोसियों ने बताया कि जिस महीने में चेन वांटिंग गायब हुई थी, उसके बाद चेन चियाफू अगले कुछ दिनों तक रेगुलर गार्बेज बैग के बजाय गहरे काले रंग के गार्बेज बैग में कचरा फेंका करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी को टुकड़ों में काट कर धीरे धीरे करके उसने कचरे में फेंक दिया हो। खैर, यह बस अनुमान था, लेकिन पुलिस के पास अब भी कोई सबूत नहीं था। सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। 13 मार्च की सुबह के 4:30 बजे के फुटेज में पुलिस को वही ग्रे हेलमेट पहने हुए एक शख्स नजर आया, जो हेलमेट पुलिस को चेन चियाफू के घर से मिला था। इसके हाथ में 2 बड़े बड़े काले बैग भी थे। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को चेहरा तो साफ नजर नहीं आया, लेकिन हेलमेट, कदकाठी और चलने का अंदाज, सब कुछ चेन चियाफू के जैसा ही था। सुबह 5:04 में वही शख्स टाइपे रेलवे स्टेशन पर नजर आया और फिर कुछ घंटे बाद 9:50 में वो चियाई सिटी रेलवे स्टेशन पर नजर आया। उसके हाथ में अभी भी बैग मौजूद था। 10:55 में यह शख्स शुआंगशुई के पास मेंस रेस्टरूम की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। 5 मिनट बाद वो शख्स फिर से नजर आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में बैग नहीं था। पुलिस को पक्का यकीन था कि यह शख्स चेन चियाफू ही है, लेकिन यह बंदा पुलिस को चकमा देने में इतना माहिर था कि इस पूरे सफर के दौरान उसने कई बार कपड़े और जूते बदल लिए थे। काले बैग को सफेद बैग में डाल लिया था, अपने बाल कर्ली करवा लिए थे और मास्क और चश्मा भी पहन रखा था। 11 अप्रैल 2013 को पुलिस ने चेन चियाफू की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पुलिस को बताया कि वह 30 दिसंबर को अपने पति के साथ रहने आई थी। घर में आते ही उसके पति ने उसे बताया था कि रेफ्रिजरेटर फ्रीजर को कभी मत खोलना। घर में रहते हुए उसे अजीब सी बदबू आती थी। एक दिन उसने अपने घर के कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर देखा। चेन चियाफू भी इस कमरे में था और वहां काले रंग का एक बड़ा बैग भी था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने बताया कि 2 सालों से इस मीट ग्राइंडर का उपयोग नहीं हुआ है। अब वह उसे बेचना चाह रहा है, इसलिए इसकी सफाई कर रहा है। लेकिन उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि मीट ग्राइंडर देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह 2 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो जितना साफ था, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका लगातार उपयोग किया जा रहा है। चेन चियाफू की पत्नी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहने वाले पड़ोसी से भी पूछताछ की। इस पड़ोसी ने भी पुलिस को काफी अहम जानकारी दी। उसने पुलिस को बताया कि दिसंबर के एक दिन सुबह 10 बजे के आसपास उसे 3rd फ्लोर, जहां चेन चियाफू रह रहा था, से अजीब सी मशीन चलने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम गई तो बाथरूम के फर्श पर पानी जमा हुआ था। पानी के साथ साथ बाथरूम में मांस के जैसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े भी थे, जिससे काफी बदबू आ रही थी। यह पानी और सारा कचरा फ्लोर टाइल्स पर मौजूद ड्रेनेज होल्स से आ रहा था। अनयूजुअल गार्बेज बैग, मीट ग्राइंडर और पड़ोसी के बाथरूम में मांस के छोटे छोटे टुकड़े। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। जून 2013 में पुलिस वेल ट्रेन्ड ब्लड स्टेन डॉग्स को लेकर फिर से चेन चियाफू के घर की तलाशी लेने गई।
इस बार पुलिस को आखिरकार कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल ही गए। पहले जिस कमरे में मीट ग्राइंडर रखा गया था, उसी कमरे में पुलिस को छुपाकर रखा गया एक चाकू और एक राइस कुकर मिला। और चेन वांटिंग के कमरे में 2 जगह पर खून के धब्बे भी मिल गए। खून के धब्बे और चाकू पर मौजूद डीएनए की जांच की गई और यह चेन वांटिंग के डीएनए से मैच भी कर गया। इसके बाद पुलिस ने मीट ग्राइंडर की भी तलाशी शुरू की, लेकिन चेन चियाफू पहले ही उसे बेच चुका था। लाख कोशिश के बावजूद उसने पुलिस को नहीं बताया कि उसने उसे कहां बेचा है। अब पुलिस के पास इनफ एविडेंस थे चेन चियाफू को अपनी बहन का कातिल साबित करने के लिए। कोर्ट ने भी सारे सबूत को सही माना और चेन चियाफू को अपनी बहन की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। चेन चियाफू को अपने किए की सजा तो मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि उसने अपनी बहन की हत्या आखिर क्यों की थी। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि चेन चियाफू ने 2 साल के अंदर अपनी बहन के लिए 4 हाई वैल्यू एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया था, जिसकी वैल्यू लगभग 1.7 करोड़ रुपए के आसपास थी। और हर इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी वो खुद ही था। उसने अपनी बहन का इंश्योरेंस ही इसी लालच में करवाया था कि एक दिन वो उसकी हत्या करके सारे पैसे हासिल कर लेगा। अपनी शादी के लिए उसे बैंक से काफी ज्यादा पैसे लोन लेने पड़े थे। लोन चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी बहन की हत्या कर दी ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल जाएं। वैसे भी वह अपनी बहन का इंश्योरेंस ही इसी सोच के साथ करवा रहा था कि एक दिन वह उसे मारकर सारे पैसे हासिल कर लेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल यह है कि जब उसने खुद ही चेन वांटिंग की हत्या की, तब उसने खुद ही लेटर लिखकर पुलिस को बॉडी के बारे में क्यों बताया। चेन चियाफू लगभग 4 सालों तक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर चुका था। उसे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। 3 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस उसकी बहन की लाश को ढूंढ नहीं पाई थी और पुलिस उस केस को लगभग भूल भी गई थी, जिसका मतलब था कि चेन वांटिंग कानूनी तौर पर अभी मृत नहीं बल्कि लापता थी। और ताइवान के कानून के अनुसार लापता व्यक्ति को 7 साल बाद ही मृत घोषित किया जा सकता है और इसके बाद ही इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। लेकिन चेन चियाफू के पास 7 साल इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसे इंश्योरेंस के पैसे जल्द से जल्द चाहिए था, इसलिए उसे खुद ही हार मानकर बॉडी के बारे में पुलिस को बताना पड़ा ताकि पुलिस चेन वांटिंग को मृत घोषित करे और उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। चेन चियाफू के साथ भी वही हुआ। छोटे छोटे सबूतों के दम पर पुलिस चेन वांटिंग के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब रही। तो दोस्तों, यह थी पिकल्ड हेड मर्डर केस की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें। इस केस में कातिल को जो उम्र कैद की सजा मिली, क्या उसके लिए यह काफ़ी है या फिर उसे फांसी की सजा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और भी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।